guys, we are doing the last chapter or last topic is this chapter है ना. टॉपिक इज टेंडेंसीज ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. इससे पहले मैं आपको हमारे फेडरलिज्म और फेडरलिज्म के फीचर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और हम यूनिटरी फीचर्स और उसके जो इंडियन फेडरलिज्म के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं. अब जो न्यू टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इसका कि टेंडेंसीज ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. जो इंडिया है उसकी फेडरलिज्म को लेकर क्या टेंडेंसीज है, उन्होंने क्या वर्क किया है. तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हुए हैं हमारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूलिस्ट थे उनमें वो हुए, उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इनके बारे में कही हैं. देखिए कि अकॉर्डिंग टू केसी वियर इंडियन फेडरलिज्म इज़ अ क्यूसी फेडरलिज्म. अब क्यूसी फेडरलिज्म जो केसी वियर है उन्होंने कहा कि इंडियन फेडरलिज्म है ना प्योरली फेडरलिज्म है ही नहीं. और क्यों? बिकॉज ना तो इसके अंदर यूनिटरी फीचर्स ही पूरे हैं और ना ही ये फेडरलिज्म के ही इसमें फीचर्स हैं. इसमें क्यूसी फेडरलिज्म है इसलिए कहा क्योंकि यूनिटरी फीचर्स और जो फेडरलिज्म गवर्नमेंट है उसके दोनों के मिक्स किए गए हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि इंडियन फेडरलिज्म और क्यूसी फेडरलिज्म. ये मेन कोटेशन है जो कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स की आपसे डिस्कस होती है. देखिए नेक्स्ट आता है हमारे कि मॉरिस जोन्स एक अलग से थिंकर हुए हैं और उन्होंने ये कहा कि फेडरलिज्म इज़ अ बार्गेनिंग. मतलब कि फेडरलिज्म क्या है? बार्गेनिंग. आप जानते हैं कि मैंने आपको ये क्लियर कर चुकी हूँ, फेडरलिज्म लेवल के फॉर्म में वर्क करता है. उसमें रूल्स होते हैं इंडियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है. तो मॉरिस जोन्स के अकॉर्डिंग वो बार्गेनिंग इसको फेडरलिज्म इसलिए इसको बोलते हैं कि जो हमारा स्टेट है और सेंटर है उनके बीच में किसी तरह की बार्गेनिंग होती है. क्या बार्गेनिंग होगी कि स्टेट्स है उसको फंड चाहिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी फंड देती है वो स्टेट गवर्नमेंट में उसके डेवलपमेंट के लिए यूज़ में लिए जाते हैं. तो एक तरह के जो स्टेट है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बार्गेनिंग जैसा. देखिए 2 चीज़ें हैं. अगर सेम पार्टी की गवर्नमेंट है स्टेट में भी और हमारे सेंट्रल में भी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है किसी तरह के फंड को लेने के वजह से फाइनेंशियली किसी तरह के डेवलपमेंट में और रूल्स एंड रेगुलेशन में. बट अगर अलग अलग डिफरेंट गवर्नमेंट है, पार्टी की गवर्नमेंट है, लाइक अभी जैसे रिसेंटली हमारे राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और हमारे जो नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट है हमारी सेंटर में वो हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है. तो अलग अलग पार्टी की हो गई. अब अलग अलग पार्टी के अलग अलग थॉट्स हैं, टेंडेंसीज हैं, उन पर वो इस्टेब्लिश हुए हैं. तो जब स्टेट गवर्नमेंट को किसी तरह का फंड चाहिए या किसी तरह की हेल्प चाहिए होती है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको लेनी होती है. तो एक तरह की बार्गेनिंग हो जाती है कि अगर आप ऐसा हमें छूट देंगे या किसी तरह से हमारे लिए कुछ करेंगे तो फिर हम आपकी इस चीज़ में हेल्प करेंगे. ऐसे एक सौदेबाजी जैसी बात हो जाती है, हिंदी में जा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो मैंने आपको पहले भी क्लियर करे हैं और ऐसे समय में भी मैं आपको अभी क्लियर करने जा रही हूँ कि नेशनल इमरजेंसी. आपने नेशनल इमरजेंसी में मैंने आपको कुछ आर्टिकल 352, ठीक है, एंड आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ये जो वो आर्टिकल है जो कि नेशनल इमरजेंसी अप्लाई हमारी इंडिया में होती है. इसमें से जो ये आर्टिकल है 356 ये स्टेट में इम्प्लीमेंट होता है, पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है. देखिए कई बार और ये आप जानते हो कि इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है. इमरजेंसी के टाइम में जितनी भी स्टेट है उसका सारा रूल सब कुछ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चला जाता है. कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ का 1960 तक 70 तक इसका मिसयूज़ किया. बहुत बार ये इमरजेंसी लगी. हमारे राजस्थान में भी 4 बार ये 4 टाइम ये इमरजेंसी अप्लाई हो चुकी है. इसी तरह से पंजाब पहला स्टेट था जहाँ पर ये इमरजेंसी लगाई गई थी. ठीक है ना. ये नेशनल इमरजेंसी है, ये अलग से एक टॉपिक है आपके. बट इस टाइम में सारा जो रूल है वो हमारे प्रेसिडेंट यानी हमारी नेशनल पार्लियामेंट के हाथों में चला जाता है. तो इस समय में भी ये जो है ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ डिस्प्यूट आ जाते हैं और कुछ इनके अंदर उन
डिस्प्यूट इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता और वो सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन्हीं आर्टिकल के अंदर बहुत सारे ऐसे कमीशन बनाए गए इस चीज़ को लेकर के कि इंडिया में फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इस चीज़ को लेकर के देखिए रीजनल काउंसिल बनाए गए। रीजनल काउंसिल एक पर्टिकुलर एरिया में, छोटे छोटे जो एरिया होते हैं स्मॉल, ये उनके लिए है ना, जैसे राजस्थान है, पंजाब का वो हिस्सा है, इस तरह से जो भी कंट्रीज़ हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई थी 1950 में। और इसी तरह से इंटर स्टेट काउंसिल, एक कोई भी डिस्प्यूट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दोनों स्टेट के बीच में जब कोई डिस्प्यूट होता है तो उस तरह के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ही होता है, हाई कोर्ट में नहीं जाते हैं इस तरह के मैटर। अब हमारे इन सब के बाद आप देखिए, इन समय हमारा जो प्लानिंग कमीशन था जो इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में, वो प्लानिंग कमीशन बना था, उसकी जगह पर हमारा नीति कमीशन बन गया है। और नीति कमीशन हमारा 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन की इन सबकी जगह किसने ले ली? हमारे नीति कमीशन ने ले ली है। और नीति कमीशन एक रीजनल फॉर्म में या और एक होल कंट्री के उसमें वर्क करेगा। इसके अंदर इसकी अलग से ये टॉपिक भी है आपकी नीति कमीशन जो आएगा। तो ये ऐसे चीज़ें हैं जो एक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोलैबोरेशन करने के लिए होता है, एक अच्छे से उनको जो उनके रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, इसलिए ये बनाए गए थे। नेक्स्ट है हमारे एक देखिए ग्रैनविल ऑस्टिन एक स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने तो भी एक बहुत ही अच्छी बात कही है, कोलैबोरेशन फेडरलिज्म। कोलैबोरेशन फेडरलिज्म का मीन्स होता है गठबंधन, कोलैबोरेट करते हैं ना हम, किस किस के बीच में कोलैबोरेशन होगा? स्टेट और सेंट्रल, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ये कहता है कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो एक ऐसा फेडरलिज्म के फॉर्म में आता है जिसको कोलैबोरेशन फेडरलिज्म के फॉर्म में रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनके बीच में कोलैबोरेट होकर के अपने आप को रूल किया जाता है। तो आपने ये देखा है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वेरियस इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि यूनिटरी फॉर्म में भी आते हैं और जो कि हमारे फेडरल उसमें भी आते हैं, फेडरल फॉर्म में भी आते हैं। तो इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक है आपके, एक इम्पॉर्टेंट बात, फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंडियन फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1983 में एक सरकारिया कमीशन आया। ठीक है, रणजीत सिंह सरकारिया उनकी चेयरमैनशिप में एक सरकारिया कमीशन इस्टेब्लिश किया गया और 3 मेंबर्स से था। सरकारिया कमीशन पर एक फुल आपके में एक क्वेश्चन आता है ना सरकारिया कमीशन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके नोट्स मैं आपको भी प्रोवाइड कराऊंगी। सरकारिया कमीशन क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए और उनके रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो सके, उनमें किसी तरह का कोई भी डिस्प्यूट ना हो, इस चीज़ को लेकर के ये बताए गए थे। इसने अपनी रिपोर्ट जो दी थी, ये एस्टेब्लिश हुआ 1953 में और इनकी रिपोर्ट आई थी 88 में। इन्होंने बहुत कहा, देखिए किसी भी स्टेट और सेंट्रल को लेकर के या किसी भी बिटवीन 2 स्टेट्स किसी तरह के, जैसे वाटर डिस्प्यूट है ना, कोई भी अगर हमारी रिवर जा रही है तो वो किसी एक स्टेट के अंदर रन नहीं कर करके 2 स्टेट से वो जुड़ी हुई होती है। मान लीजिए राजस्थान है और गुजरात है, तो इनके बीच में किसको कितना वाटर सप्लाई होगा इस पे भी डिस्प्यूट हो जाते हैं। बहुत सारे क्या रोल होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें क्या रोल होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पर कि लेकर के इनमें स्टेट गवर्नमेंट और इनमें डिस्प्यूट रहता है। इन चीज़ों के लिए बहुत सारे कमीशन बनाए गए। सरकारिया कमीशन इज़ द बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है ना, इट वॉज द वेरी मोस्ट कमीशन जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इंडिया की जो टेंडेंसीज़ है वो अब कैसी हो गई है, वो स्टेट लेकर के ना होकर के एक सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने वाली हो गई है। बहुत सारे
बेशक इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो किसी फेडरलिज्म है, हम कह सकते हैं फेडरलिज्म है, बट इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो दिखाई देती है वो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटर को पॉइंट ऑफ करती है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है, जुडिशरी सिस्टम है हमारी जो राज्यसभा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने वाली पता है, गवर्नर की जो पोस्ट है, वो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमारे सेंटर और हमारी, आपको देखिए मैंने आपको बताया था पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी किसके फेवर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में। तो स्टूडेंट्स ये डिस्प्यूट्स है, बट इनको अब जैसे जीएसटी है, जीएसटी एक क्या है, जीएसटी स्टेट में भी और पूरे होल इंडिया के लिए बन लगाया गया है ना जीएसटी, एक टैक्स जो है लिया जाता है कलेक्शन का। जो जीएसटी है उसको लेकर भी अब पूरी इंडिया तो यूनियन वो है, यूनियनिज्म हो गया। तो ये क्या है कि ये इंडियन टेंडेंसीज है कि किस तरह का है, कुछ लोग इसे कृषि फेडरलिज्म मानते हैं, कुछ बार्गेनिंग से रिलेट मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो इसे बहुत हार्श फेडरलिज्म मानने से ही इसको अपोज कर दिया कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो बिल्कुल भी हार्श नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह के इसमें यूनिटरी फीचर्स भी है और वैसे वाले फेडरलिज्म के फीचर्स भी हैं। तो यहाँ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, आप इसे समझिए, एनी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल करिए। ओके।